हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस 3 जनवरी 2024 के सेशन को। इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के उस अभ्यास प्रश्न से जिसे मैंने पूछा था और आज उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। और प्रश्न था, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना या अभियान के तहत 63,000 गाँव के विकास के लिए एक नई योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत सूर्योदय योजना या प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत पूर्वोदय योजना? इसके उत्तर के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना या अभियान इसका नाम था, जिसके तहत 63,000 गाँव के विकास के लिए एक नई योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणा की गई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय जो समुदाय हैं पूरे भारत में, उसके लिए ये योजना की शुरुआत की गई है और जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही जनजातीय बहुल गाँव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के संपूर्ण कवरेज के लिए 63,000 गाँव को इसमें कवर करना है, ताकि उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। और 5 करोड़ लगभग देश के जो जनजातीय लोग हैं उनको लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की गई थी, इस अभियान की। और इसके लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे केंद्रीय बजट के दौरान। चलिए अब नए प्रश्नों को देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, और यह प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट आई है हाल ही में। इसके अनुसार हेमंत सोरेन देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में कितने नंबर पे हैं? पहला, चौथा, 8वां या 11वां? आपको बता दें कि देश में जो 31 मुख्यमंत्री हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के, उसमें 8वें नंबर पे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। आइए इसके बारे में, इस एडीआर रिपोर्ट के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि ओवरव्यू आपको पता चल जाए पूरे देश के बारे में, देश के मुख्यमंत्रियों के बारे में। और झारखंड के मुख्यमंत्री की तो बात करेंगे ही। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसमें जो बताया गया है, इसमें हेमंत सोरेन को देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में 8वें नंबर पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 25 करोड़ 35,87,953 रुपये है। वहीं जबकि उनकी देनदारी है, लाइबिलिटीज़ भी है उनके पास लगभग 4 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ 92,63,081 रुपये का। और जबकि उनका व्यक्तिगत जो आय, सालाना आय है, जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर और एमएलए के तौर पर जो मिलता है, वो 22,73,330 रुपये ये सालाना रहे, मंथली है। इसके अलावा जो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं उनकी सूची के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी एडीआर के इस रिपोर्ट के अनुसार, जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनके पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जबकि इस रैंक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास कुल 332 करोड़ की संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। इनके पास 51 करोड़ की संपत्ति है। जबकि ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री की सूची में है, यानी सबसे कम संपत्ति मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी के पास है। उनके पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है।
इसमें 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। ये है चंद्रबाबू नायडू और पेमा खांडू, जो कि क्रमशः चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के, और पेमा खांडू की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और पूरे देश के जो 31 मुख्यमंत्री हैं उनकी औसत संपत्ति 52.59 करोड़ बताई गई है। और देश में जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 31 जो मुख्यमंत्री हैं, इस एडीआर रिपोर्ट के अनुसार जो एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से 13 मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले हैं, यानी लगभग 42% मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। इन 13 में 10 मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले भी हैं। इसके अलावा 18 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, यानी 58% मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो स्पॉटलेस हैं, यानी उन पर कोई भी दाग नहीं है, पूरी तरह बेदाग छवि के हैं। तो ये था दोस्तों एडीआर रिपोर्ट के बारे में, जो झारखंड के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको काफ़ी लाभदायक होगा। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड के किस संस्थान को लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? मेकन, एचईसी, टाटा या सेल? आपको बता दें कि बोकारो का सेल जो है, बोकारो स्टील लिमिटेड जो है सेल का, इसे दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। सेल को दिया गया है। सेल की बात करें तो सेल को लगातार दूसरी बार यह सर्टिफिकेशन मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। और यह जो सर्टिफिकेशन दिया गया है यह जनवरी 2025 से 26 के लिए दिया गया है, यानी आने वाला जो 26 है उसके लिए। और लास्ट जो था वो 24-25 के लिए था। इस तरह 2 लगातार वर्ष में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन सेल को हासिल हुआ है। इस अवधि के लिए यह प्रमाणन प्राप्त किया गया है सेल के द्वारा। और ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, और इसी ने ही ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन प्रदान किया है। सेल के कर्मचारियों से सीधे फीडबैक पर आधारित है ये प्रमाण पत्र। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दें कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी रिगरस असेसमेंट करता है किसी भी संस्थान का, कठोर मूल्यांकन के बाद और उत्कृष्ट कर्मचारी अनुभव यानी एक्सेलेंट एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस को एनालाइज करने के बाद ही यह सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है। और इस बार दिया गया है सेल को। और सेल के वर्तमान में अगर चेयरमैन की बात करें तो आपको बता दें कि अमरेंदु प्रकाश सेल के चेयरमैन हैं। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड के पूर्व रणजी क्रिकेटरों को न्यूनतम कितने रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाने की घोषणा की गई है? 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या 15,000 रुपये? आपको बता दें जो न्यूनतम रकम होने वाला है, जो रणजी के जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनके लिए 7,000 रुपये दिया जाएगा, जबकि अधिकतम 15,000 रुपये दिया जाना है। चूँकि प्रश्न न्यूनतम का है तो बता दें कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 7,000 रुपये न्यूनतम दिया जाएगा जो रिटायर्ड रणजी क्रिकेटर हैं झारखंड के। इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड के जो रणजी क्रिकेटर हैं उन्हें पेंशन देने की घोषणा की गई है। 2004 के पहले जो रिटायर होने वाले क्रिकेटर हैं रणजी के झारखंड के, उन्हें 7 से 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को इसके लिए JSCA स्टेडियम में एक कमेटी ऑन मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि वे प्लेयर जिन्हें BCCI या क्रिकेट से जुड़ी किसी अन्य संस्था के द्वारा उन्हें अगर पेंशन मिल रही है तो वो इस JSC के द्वारा दिए जाने वाले पेंशन के योग्य नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। इसके बारे में आप बता दें कि जो भी पूर्व रणजी प्लेयर हैं 1 से 5 मैच अगर वो खेल चुके हैं और रिटायर हो गए हैं तो उन्हें 7,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जबकि 6 से 15 मैच रणजी ट्रॉफी खेलने वाले को 10,000 रुपये प्रतिमाह और 16 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले क्रिकेटरों को 15,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कितने दिनों के राजकीय शोक की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई थी? 11, 7, 5 या 1? आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी झारखंड में।
आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया था 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक। आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया था। पूर्व में वो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, वित्त मंत्री भी रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इस तरह कई पदों पे वो रहे हैं। एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे वो। इसके अलावा उनके बारे में बता दें कि वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के नोटों पर रहा है। आपको पता होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है नोटों पे, जो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश से झारखंड के मजदूरों की 30 दिसंबर 2024 को सकुशल वापसी हुई है? कैमरून, मिस्र, नाइजीरिया या सोमालिया? ये जो अफ्रीकी देश है दोस्तों, यह है कैमरून। आपको बता दें कि यहाँ करीब 47 मजदूर झारखंड के फंसे हुए थे, जिनमें से 11 मजदूरों की 30 दिसंबर 2024 को सकुशल वापसी हुई है। और मैं आज जब 3 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल बाकी जो लोग हैं वे भी वापस आ जाएंगे। इसमें आरोप ये था इस संबंध में कि 47 जो झारखंड के श्रमिक थे उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कैमरून भेजा गया था और वहां जाके ये सभी फंस गए थे। इन्हें किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था। ये काफ़ी परेशान थे वहाँ पे और वे लोग झारखंड सरकार और भारत सरकार से अपील कर रहे थे कि इन्हें वापस बुला लिया जाए। और झारखंड सरकार ने मुंबई स्थित एक कंपनी और कुछ बिचौलियों पर एफआईआर भी इस संबंध में दर्ज की है। और कैमरून में फंसे झारखंड के 47 जो श्रमिक हैं जिन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही थी, वे सभी अब वापस आ रहे हैं झारखंड। चलिए अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन के तौर पर जो देखने वाले हैं, आज कुछ बुक्स के बारे में देखने वाले हैं, उनके राइटर के बारे में, एक प्ले भी है। शुरुआत करते हैं महेश्वर सोरेन से, जो कि संथाली नाटक के लिए वो जाने जाते हैं और साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, यानी घोषणा की गई है उन्हें अभी हाल ही में। और उनकी जो सेचड सावंता रेन अंडा मनमी है, जो संथाली नाटक है, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। चूँकि ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें दिए जाने की घोषणा की गई है, इसलिए उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें भी हैं इस नाटक के अलावा। उसे भी ध्यान रखिए। जो उनकी प्रकाशित जो 2 पुस्तकें हैं वह है सिकारिया और काराम बिनती। ये 2 पुस्तक हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि 2 और पुस्तकें उनकी प्रकाशित होने वाली है, संथाली सोहराय बिनती और जामसीम बिनती। तो इन पुस्तकों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हाल ही में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इनसे जुड़ा जो बुक है ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसके अलावा ये निर्माता निर्देशक भी रहे हैं संथाली भाषा के। 2 फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है। संथाली फिल्म का दुलाड़ माया 2010 में और धुरोम दुर्बार 2012 में। भारत एक बोध, ये एक अनुवादित पुस्तक है, डॉक्टर कुमारी उर्वशी के द्वारा अनुवादित है। और इस अनुवादित पुस्तक का विमोचन 30 नवंबर 2024 को रांची विमेंस कॉलेज के मैत्रेयी ऑडिटोरियम में किया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किया गया है इस पुस्तक को। और यह पुस्तक रांची यूनिवर्सिटी और झारखंड के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके उनमें जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं, बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी, इनके जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। नेक्स्ट के बारे में बात कर ले, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2024 से कुछ लेखकों को सम्मानित किया गया है और इनकी जो पुस्तक है वो भी काफ़ी चर्चा में रहने वाली है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, ये रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची में इन्हें सम्मानित किया गया। और ये जो 3 पुस्तक हैं, सिरजोन रे जीवेदो, निर्धन और हिरवाल मेटा, ये तीनों पुस्तक हैं क्रमशः अल्बिनुस हेम्ब्रॉम, शिखा मिंज और विनोद मोतीराम आत्राम के द्वारा लिखा गया है। ये 3 पुस्तकों को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा।
इसके अलावा संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में की बात करें तो दयामणि बारला के द्वारा लिखा यह पुस्तक है, जो कि एक आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी नई पुस्तक का विमोचन मई 2024 में किया गया था और पुस्तक जो है आदिवासी समुदाय के संघर्ष का एक डॉक्यूमेंट है। इस पुस्तक में आदिवासी समुदाय व झारखंड का संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलता है। दयामणि की जो अन्य पुस्तकें हैं उन्हें भी ध्यान में रखिए। ये जो पुस्तकें हैं उनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं वह है दो दुनिया, एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, विस्थापन का दर्द, किसानों की ज़मीन की लूट किसके लिए, और झारखंड में धर्मांतरण का सच व परंपरागत खेती को बढ़ावा देना। ये सारी पुस्तकें हैं जो उनकी चर्चा में हैं। इसके अलावा नाबार्ड इन झारखंड, ये नाबार्ड के द्वारा एक जारी किया गया पुस्तिका है जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया था, हेमंत सोरेन के द्वारा। पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड जो है इसके द्वारा राज्य में जो विकास कार्य हुए हैं उनका सारा विवरण इसमें दिया गया है। आपको पता होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में नाबार्ड जाना जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी कार्य करता रहता है, चाहे वो लोन देना हो या दूसरे कार्यों के लिए नाबार्ड को ध्यान में रखा जाता है। सरकार भी इसे काफ़ी महत्व देती है और इसकी ही एक पुस्तिका है जो राज्य में किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण इसमें दिया गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा इसे विमोचन किया गया था। चलिए दोस्तों, अब अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं और आपके लिए यह अभ्यास प्रश्न है, झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, शिल्पा नेहा तिर्की या हफीजुल हसन? इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे कमेंट में। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।